सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आजकल जो है पता नहीं क्या हंसने का मन नहीं करता है, अंदर से काफी दुखी रहता हूँ। तो यार आपके लिए सजेशन है, जब भी आपको लगे कि आप लोग दुखी हैं, आप लोगों का हंसने का मन नहीं है, तो ट्विटर पर जाना और ट्रेंडिंग सेक्शन खोल के देखना एक बार, ठीक है। फिर आप लोगों को जो हंसी आएगी वहां पर, मतलब कुछ भी ट्रेंड करता है यार, मतलब ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया चल रही है ट्विटर के ऊपर। पता नहीं क्या क्या ट्रेंड कराते रहते हैं वहां पर वो लोग। तो कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जब कभी थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा काफी मूड ऐसा हो गया पढ़ते पढ़ते चीजों को देखते देखते एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो मैं मैक्सिमम टाइम है तो कमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो वो पढ़ के मुझे वो एक अलग तरीके की खुशी मिलती है। पर लेकिन जब मुझे इंटरटेन करना होता है और ज्यादा तो मैं ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन भी खोल लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। हालांकि वो एक अलग बात है कि मैं ट्विटर ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, पर हाँ वही है, कभी कभी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार ये सारी ऐसी चीजें, सोसाइटी में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो अलग ही अलग तरीके के लोग आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो हमेशा लोगों को, अपने आसपास के जो लोग जहां पर रहते हो ना, उनको ऑब्जर्व करो, तो आप लोगों को इतने नमूने मिलेंगे कि आप लोग जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे कि हैं ऐसा भी होता है। तो वही चीज है, तो वही बात है ना, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कहां पर आप लोगों को खोजनी है। तो अपना कोई रखो ऐसा मीडियम खोजने का, और पढ़ाई की बातें करनी हो, अच्छी अच्छी बातें करनी हो, तो कमेंट बॉक्स से यार इतने शानदार शानदार आंसर देते हो ना आप लोग, मजा आ जाता है पढ़ के। मतलब डिटेल में, कई सारे बच्चे तो डिटेल में बहुत ज्यादा लिख देते हैं, और हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कई सारे बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, उनके आंसर भी रेगुलर दे रहे हैं। बस क्या बोलूं इसमें, तो ना मतलब दिल खुश कर देते हो तो सही। पढ़ाई अच्छे से करो, सिलेक्शन लो, जिंदगी जीने में मजा आएगा, ओके। पर लेकिन हाँ, अपना प्रोसीजर भी इंजॉय करो। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम में वहां पर पहुंचोगे और फिर लगेगा कि यार कहीं से एक दिन अलादीन का चिराग खुलेगा और आप लोगों को लगेगा वाह जिंदगी जीने में मजा आ गया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को ये चीजें अभी से इंजॉय करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रोसीजर को इंजॉय करो, फिर आप लोगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा, ओके। प्यारी बात बोली गई यहाँ पर, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अगर आप लोगों को लगेगा कि यार डल डल जिंदगी चल रही है, तो इसका मतलब है कि आप लोग अपना जो गोल है उसमें आप लोग डूबे ही नहीं हो। अगर उसमें आप लोग डूब जाओगे तो जिंदगी कभी आप लोगों को डर लगेगी ही नहीं। आप लोगों को हमेशा कुछ नया करने का मन करता रहेगा। और विश्वास रखिए यार, आप लोगों का जो परिश्रम है ना, वो फल देगा ही देगा। देर मिलेगा पर लेकिन दुरुस्त मिलेगा। ये बातें आप लोगों को माइंड में बांध लेनी चाहिए, गांठ इनको, कि हाँ ये चीजें हमेशा सही होती होती हैं। अगर आप लोग अपने काम में डूब जाओगे तो एक दिन उसका फल आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को लगे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि यार जरा सी दिक्कत आई छोड़कर भागे, तो फिर तो ऐसा ही मिलेगा जैसा लोग अब तक छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, जैसा उनको मिला है। तो अगर आप लोग कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो थोड़ा अपने आप के अंदर पेशेंस रखें ना उस चीज को लेकर। आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा और माइंड ब्लोइंग मिलेगा। तो आइए एक बार अपनी नजरें डालते हैं पर इनके ऊपर कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक ओवरव्यू लेंगे पूरे लेक्चर का, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कल का रिवीजन भी आप लोग कराऊंगा, कल का मतलब सैटरडे का, ठीक है। क्योंकि संडे में तो आप लोग की जो वीडियो आती है वो पूरी एक डिफरेंट वीडियो रहती है, पूरे वीक का रिवीजन रहता है। कई सारे बच्चे उसको रेगुलर देखते हैं। देखो यार ये छोटी छोटी सी डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने बीच में चीजें मिस कर दी और सामने वाला रेगुलर उन चीजों को अच्छे से कवर कर रहा है, तो फिर आप लोग बोलते हो कि सर यहाँ पे चीजें दिक्कत हो रही है। तो अपनी चीजों को इतना प्यार करो कि आप लोग उनमें डूब जाओ, ठीक है। हर टाइम आप लोग को अपनी पढ़ाई नजर आनी चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और पढ़ाई को इंजॉय करना आप लोगों को होता है, ठीक है। बात की जा रही है वर्ल्ड सोइल डे के बारे में, जिसको हिंदी में विश्व मृदा दिवस आप लोग बोलते हैं। 5 दिसंबर को ये डे था, क्योंकि 5 दिसंबर को रिवीजन वाली वीडियो आई थी तो इसलिए डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर थीम आप लोग को बतानी है अंतरराष्ट्रीय, जो यहाँ पर इंटरनेशनल वॉलेंट्री जो डे है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी। वॉलेंट्री मतलब होता है स्वयं सेवा, मतलब अपने मन से इच्छा से काम करना, ना कि कोई आप लोगों को फोर्स करेगा कि ये काम करना है। जैसे कि एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मैं अपने घर वालों को सबको बैठाकर, मतलब सबको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं बाद में उनको डिस्कस भी करते हैं, यानी कि पूरा परिवार वीडियो देख रहा है बाद में, और फिर एक उसको डिस्कसन भी करेंगे, अच्छा ये पॉइंट थे इसमें, ये थी, हम लोग ये चीज सीख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है। तो ये ऐसा है कि वॉलेंट्री है, ठीक है। कई सारे बच्चे वैसे होते हैं उनको अकेले देख के पसंद आता है, कई सारे उसे मतलब खेलते खेलते देख रहे हैं, कई सारे मतलब पार्क में घूमते घूमते देख रहे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो थीम क्या है यहाँ पर आप लोगों को बतानी है, तो ये है वॉलेंट्री, अपने हिसाब से चीजों की इच्छा कर, एक तरीके मतलब कि किसी को किसी काम को करना। सो ये वॉलेंट्री एक तरीके से दूसरों की हेल्प करने के उसके लिए बेसिकली यूज किया था नॉर्मली, अगर देखोगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉलेंट्री आप लोगों को किसी न किसी के लिए हमेशा करना चाहिए। अगर बात करें 13th अमेंडमेंट के बारे में बात की जा रही है, 13वां जो संशोधन किया गया था संविधान में, और ये हमारे संविधान के बारे में बात नहीं की जा रही है, किसी और कंट्री के संविधान के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों को ये बताना है कि हमारे लोगों के लिए उस कंट्री ने अपने संविधान में संशोधन किया था, वो कंट्री कौन सी है।
तो देखिए यहां से कॉमन सेंस की क्या बात होगी कि कोई ना कोई पड़ोसी देश होगा जिसके साथ में हम आसपास में होंगे। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा है। पाकिस्तान तो नहीं होगा, ठीक है, कि हमारे लिए अपने संविधान में संशोधन करेगा, कुछ गड़बड़ करने के लिए कर सकता है, अच्छा करने के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। तो उसमें कौन कौन हो सकता है तो बताइए। नेपाल है, या फिर आप लोगों को बोले भूटान है, या फिर बोले बांग्लादेश है, या फिर श्रीलंका है, या फिर म्यांमार है। तो कौन सा बताइए। म्यांमार को भी कट कर दिए, आर्मी है, क्या ही संशोधन करेगी वो, ठीक है। आगे चलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसका नाम है यहाँ पर मित्र शक्ति। एक का है जिसका नाम है यहाँ पर SLINEX, ठीक है। तो ये नेवल एक्सरसाइज है। तो दोनों एक्सरसाइज किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में ये आप लोगों को बताना है। आज का एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। यहाँ पर ये बात की जा रही है पाइका विद्रोह, यानी कि पाइका जो रिबेलियन है उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो पाइका का जो विद्रोह है हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर सिपोय म्यूटिनी हुई थी, उससे 40 साल पहले हुआ था ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है अब कितना हुआ होगा। अगर नॉर्मल भी आप लोग वो नहीं कहते कि जोड़ और गुना घटा भाग आप लोग जानते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे अच्छे से, ओके। 40 साल पहले बताइए, इससे पहले कितना डेट रही होगी। आगे चलते हैं। पाइका जो यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या इसको बोलते हैं, क्या है इसका मतलब जिसकी वजह से इसका विद्रोह का नाम ये रखा गया, तो ये आप लोग को बताना है। हमारे संविधान में हमारा प्यारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नंबर बताना आप लोगों को, जो कि ये बताता है कि एक नया राज्य आप लोगों को बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग जो राज्य है उसको आप लोगों को ऑल्टर करना है। तो इसके बारे में कौन से आर्टिकल के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारी कंट्री का, उसके द्वारा अभी रिसेंटली फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई, एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराना पैसे की फॉर्म में, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर के लिए। तो ये आप लोगों को बताना है ये KSVY क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। TTADC ये पर्टिकुलर एक काउंसिल है बेसिकली, जो कि बनाई गई 6th शेड्यूल के अंदर, संविधान के अंदर 1985 यानी कि 1985 में। आप लोगों को ये बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है और किस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये बनाई गई है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा रहेगा, तो ये आप लोग बताइए। तो ये है यहाँ पर, ये है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल कौन कौन से राज्य के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बोला था ना ATM के अंदर मनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो देखिए स्टूडेंट लाइफ होती है, ATM के अंदर मनी होती ही नहीं है, पर फिर भी ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। टाइम ऐसा भी आएगा कि ATM में रखते रखते मतलब वो नहीं है एक तरीके से भर जाएगा, बस थोड़ा सा अपना पढ़कर ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फिर सारी चीजें अच्छे से होती हैं। आइए पहले एक अच्छे से आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जिसमें से हम सब लोग निकल कर आते हैं मिट्टी में से, ठीक है। तो मिट्टी के सपूत हैं हम लोग सारे। तो बात की जा रही है वर्ल्ड सोइल डे के बारे में, जिसको विश्व मृदा दिवस भी आप लोग बोलते हैं। तो देखिए मिट्टी जो है वो एक ऐसा एक ऐसी चीज आप लोग बोल सकते हो जिसका कोई भी सानी नहीं है, एक तरीके से वो एक ऐसी चीज है जो जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में जो भी खाना आप लोग खाते हैं, सारी चीजें जहां पर हम लोग टिके हुए हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं, वो सारी चीजें मिट्टी में देखने को मिलती है और उन्हीं चीजों को हम लोग पॉल्यूट करते हैं, तो काफी दिक्कत होती है। तो उसी के चलते अवेयरनेस फैलाई जाती है कि यार इसको हम लोग को पॉल्यूट नहीं करना है, और 5 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एम क्या रहता है कि लोगों को अवेयरनेस तो बताएं कि हेल्दी अगर मिट्टी रहेगी तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा, यानी कि एक स्वस्थ मिट्टी रहेगी तो हमारा इन्वायरमेंट स्वस्थ रहेगा, और हमारा इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण स्वस्थ रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो जिंदगी अच्छे से चलेगी, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो बात क्या की जा रही है उसके बारे में समझते हैं कि थीम का एरिया क्या है। इसे बोला गया हार्ट करना है, इनके रोकना है सोयल सैलिनाइजेशन, एक तरीके से यानी कि जो मिट्टी के अंदर जो लवणता आती है, ठीक है, तो उसको रोकना है और उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता मिट्टी की बढ़ानी है। तो ये फोकस एरिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करूं एक इंटरेस्टिंग ये छोटा सा टॉपिक है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए, मिट्टी जो होती है उसको अगर फॉर्म करने की बात आ जाए तो 5 तरीके की आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जो सोयल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट, अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी आप लोगों को नजर आएगी। उस क्लाइमेट के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। जहां पर वो लोकल एरिया में है तो वहां पर किस तरीके के पेड़ पौधे फूल पत्तू जीव जंतु पाए जाते हैं उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिलीफ यानी कि शेप कैसी है उस एरिया की, वो पहाड़ी इलाका या फिर कैसा है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पेरेंटल मटेरियल, उस एरिया में जो एक नहीं आप लोग अपने जो माँ बाप से निकल के आते हैं सब हम लोग जब पैदा होते हैं, ठीक है, तो एक पेरेंटल मटेरियल होता है इस तरीके से जिससे मिट्टी फॉर्मेशन होती है, तो वो कैसा है उस एरिया का। और एक लंबा टाइम लगता है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू, वही कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो टाइम है एक प्रोसीजर के थ्रू, तब आप लोगों का पूरा सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये फैक्टर्स रहते हैं, प्रोसीजर होता है, और तब जाकर आप लोगों के पास में अलग अलग तरीके की सोइल देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या बोलूं इसको, होमवर्क बोलता हूं। अपने अपने एरिया में जाना और आप लोग एरिया में देखना किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसको खा के नहीं देखना है ठीक है, मतलब कि पढ़ना उसके बारे में।
अगर आप लोग एक किसान की फैमिली से आते हैं तो आप लोग कृषि के में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर आप लोग का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, आप लोगों ने पढ़ाया, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यही है कि बता इसलिए रहा हूं कि आप लोग इनको भी साइड में करके चल सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो खाना नहीं है, ओके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये बात की जा रही है वॉलेंटियर नाउ, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे के बारे में। तो वॉलेंटियर्स यानी कि यहाँ पर एक तरीके से स्वयंसेवी, अपनी इच्छा से सेवा करना, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो हैं कि लोगों को खाना खिलाते हैं, लंगर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा गर्मियों में लोगों को पानी पिलाते हैं, कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है कि लोगों को पानी पिलाओ नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, अरे उनकी इच्छा है, उनको अच्छा लगता है वो काम करना, ठीक है। तो ये होता है स्वयंसेवी, ठीक है। आप लोग मुझे भी बोल सकते हो, ठीक है, मेरे ऊपर कोई सर पे नहीं बैठा है कि तुमको लेक्चर बनाना है, डेली डालना है, डेली रिकॉर्ड करना है, ये काम करना है, नहीं, मतलब ये मेरा वॉलंटरी है मेरी साइड से, ठीक है। तो ये होता है स्वयंसेवी एक तरीके से काम। जैसे कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करते हैं। मैं बोलता थोड़ा ना कि जो शेयर नहीं करोगे तो आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिलेगी, लाइक करते हैं कई सारे बच्चे, तो ये क्या होता है, ये वॉलंटरी रहता है, यानी कि आप लोग करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो इस तरीके से इसको वॉलंटरी कहते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज की, किसी को सेवा को आप लोगों को देना अपनी इच्छा से, बिना किसी के दबाव में। तो ये एक आप लोगों का ये शब्द भी है, एक वोकैबुलरी में भी आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो किसके बारे में बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कि हम लोगों को आज की डेट में जो भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में ऐसा देता है, ठीक है, तो उसको कम से कम याद रखना चाहिए जिसने वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको किसी ने फोर्स थोड़ी ना कहता कि हम लोग को आजादी दिलानी है, पर आज के डेट में हम लोग आजाद हैं, उनकी जो उनके द्वारा जो एक तरीके से अपनी जिंदगी की आहुति दी गई, उसके बेस पर हम लोग बैठे हैं आज की डेट में। तो 5 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक यादगार के तौर पर यहाँ पर हम लोग को चीजों को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि कंट्रीब्यूशन क्या है जो कि आज की डेट में आप लोग को देखने को मिल रहा है, और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिनके द्वारा किया जाता है। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि वॉलंटियर नाउ फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य के लिए अब स्वयंसेवी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फैक्टर है सोसाइटी में, कोरोना के टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिला। दुनिया भर के लोग सामने आए जिन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर लोगों की हेल्प करी, ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पर, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक तरीके से सारा वो काम जो था वो एक वॉलंटियर काम था। नेक्स्ट में यहाँ पर एक ऐसी महान पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाला हूं जिनके हम लोग ताउम्र कृतज्ञ रहने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो जो हमारे लिए कर गए हैं जिंदगी में, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, आप लोग कभी भी उनके द्वारा जो हमारे लिए किया गया है उसका एक एहसान आप लोग नहीं उतार पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। जो 6 दिसंबर है यहाँ पर वो इनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पर हम लोग एक तरीके सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ याद करते हैं अंबेडकर जी को। हमारी कंट्री में जो संविधान के निर्माता, जो स्टीयरिंग, जो एक तरीके से जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, ठीक है, तो जो उनका स्टीयरिंग था वो इन्हीं के हाथ में था, इन्हीं के द्वारा वो पूरा जो ड्राफ्ट तैयार कराया गया। और आप लोगों को सबको पता है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किया गया, मतलब चेयरमैन की गई, उससे हमारा संविधान बना। क्या आप लोगों को पता है आज की डेट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि जो आज के डेट में आप लोगों को अपनी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप लोग जानोगे तो वो भी कहीं ना कहीं यहीं से ही निकल कर आया है। यानी कि आरबीआई जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है उसकी जो गाइडलाइन दी गई है वो अंबेडकर साहब से ही निकल कर आती है। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, उस किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये किताब में से यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आए, यहाँ पर पर्टिकुलर जो आरबीआई आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, तो मुझे जानने को मिला, जो अंबेडकर शब्द यूज किया था ना इनके सामने, तो उसमें ये लिखा हुआ था, आप लोगों को इसको सर्च करना ये सही है या फिर गलत है, पर मुझे एक कहीं पर देखने को मिला था कि इनके टीचर थे, ठीक है, इनके टीचर थे महादेव अंबेडकर, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर इनका जो नाम था वो चेंज किया गया था। अंबेडकर जो था वो अपने नाम के पीछे लगाते थे, तो उनके टीचर का नाम इनके नाम के पीछे लग गया था, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम अमित है, ठीक है, आपका नाम सोनू है, आपका नाम टीना है, कुछ भी आपका नाम है, उसके सामने आप लोगों ने तालियान लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से, यानी कि मैंने अपना जो नेम है वो आप लोगों के नाम के पीछे लगा दिया। तो ये एक तरीके से इनके टीचर के द्वारा इनका जो अंबेडकर जो नाम ऐड किया गया था, वो यहाँ पर एक फैक्ट मुझे देखने को मिला जो कि बड़ा डिफरेंस लगा यार। ऐसे मतलब आप लोगों ने देखा किसी को इस तरीके से चेंज करते हो, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक रेस्पेक्ट के तरीके से मुझे लगता है इन्होंने उसको अडेप्ट भी कर लिया होगा, एक टीचर को अपने रेस्पेक्ट शो करने के लिए।
तो ये यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक जो इंसान जो होता है वो हमेशा एक जो सही पोजीशन पर होगा वो हमेशा सीखने के लिए आतुर रहता है, ठीक है, वो हमेशा सोसाइटी में हर एक इंसान की रेस्पेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक हमारी कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर हैं उनसे सीख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो इतनी सारी लैंग्वेज जानते थे, आज के डेट में आप लोग हिंदी और इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज में से नहीं निकल पाते। इनको हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती, इनको 8 से 9 लैंग्वेज आती थी। तो ये कई सारे फ्रीडम फाइटर को अगर आप लोग उठाकर देखोगे उनको ये लैंग्वेज आती थी। उसका रीजन क्या हुआ करता था? क्योंकि एक उनको बहुत सारे लोगों के साथ में एक तरीके से घूमना होता था, उनको कनेक्ट करना होता था, कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं भी होती है इंसान की अपनी खुद से भी नॉलेज लेने की, तो ये भी बातें आप लोग बोल सकते हो। पर लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि आप लोग इनको किसी के दबाव में नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आती हैं इंसान के अंदर से निकलकर। तो अगर आप लोग अंदर से निकल के ये चीजें आ रही है तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो हमेशा कोशिश करो कुछ ना कुछ नया सीखने की। मैं नहीं कह रहा हूं आप लोग नई लैंग्वेज सीख लो, फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखने की हमेशा कोशिश रखो। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इंडिया के अलावा, अगर किसी और देश की लैंग्वेज आप लोगों को सीखने के लिए बोला जाए तो किस कंट्री की कौन सी लैंग्वेज आप लोग सीखना पसंद करोगे कि हाँ यार उस देश में मुझे घूमना भी है, थोड़ा जानेंगे उसकी कल्चर के बारे में काइंड ऑफ, तो कौन सी कंट्री आप लोग प्रेफर करेंगे? ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ये इनके बारे में बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में ना आप लोगों से बात की। 14 अप्रैल है 1891 में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर को ये हमारे बीच से विदा हुए थे। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी और आप लोगों के माइंड में जो भी फैक्ट्स और फिगर चल रहे हैं अंबेडकर जी के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप लोग एक अच्छा डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो 3 डे हम लोगों ने देखे। थीम कई बार पूछी जाती है, इनका याद रखेगा। और यहाँ पर एक सोइल फॉर्मेशन का भी बात जाना, एक ये डे हम लोगों ने देखा और एक यहाँ पर ये वाला डे। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये जो टॉपिक है ये काफी शानदार है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बोल सकते हैं। और जो मैंने अभी टॉपिक बताया ये कई बार तो आप लोगों से हिस्ट्री में आप लोगों के टॉपिक बन जाते हैं, पर्सनैलिटी बेस आप लोगों के। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश का बचपन से तो मैं ये सोचा करता था कि यार ये क्या है, हमारे देश के नीचे छोटा सा लटका हुआ है एक छोटा सा देश, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आता था, जब स्टार्टिंग में मैप समझ में नहीं आता था, तो ये बचपन की बातें थी। फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर पता चला ये तो छोटा सा देश है। तो ये यहाँ पर जो छोटा सा जो देश रहता है अपने देश के नीचे, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है आज की डेट में श्रीलंका को चूस गया है एक देश जिसका नाम है चाइना। चूस कैसे गया उसको? भाई साहब इतना ज्यादा लोन दे दिया है यहाँ पर, किसी को बर्बाद करना है ना आप लोग उसको अपनी उधारी में दाब दो, ठीक है। और आज की डेट में ये कई तरह की उधारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये उधारी जो होती है इंसान उसको कभी चुका नहीं पाता है, कई सारी ऐसी उधारी निकलकर सामने आती है। तो चाइना ने इतनी उधारी दी कि उधारी दे देकर इसकी कई सारी चीजें भी खरीद ली। तो उसी के चलते अब यहाँ पर कंडीशन इतनी हो गई कि खाने के भी लाले पड़ गए, सिक्योरिटी के लिए टेंशन में आ गए। तो ये फिर किसके पास में? पापा के पास में। यानी कि फिर से आगे बोलने लगे कि देखो पापा जी हमको कुछ हेल्प करो। तो मोदी जी बोले कि यार हेल्प तो कर देंगे पर यार तुम फिर धोखा देते हो, तुम मतलब हमारी हम तो फिर भी हेल्प करेंगे पर लेकिन तुम पीठ पीछे करते फिर हमारी पेट में छुरा घोपोगे। तो चलिए फिर भी कुछ नहीं, हम तो यार बड़े दिल वाले, हम तो करेंगे ही ये सारी चीजें। तो फिर यहाँ पर अभी उसी के ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिक इमरजेंसी अभी देखने को मिली थी यहाँ पर श्रीलंका के अंदर। उस इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंदर में इनकी कंट्री में खाने के लाले पड़ गए, करेंसी जो थी वो इतनी नीचे गिर गई कि इंसान जो है उसको वो कहता है कि मेरा वो उसका गदर मूवी का घातक मूवी का डायलॉग है, सनी देओल को बोलता है ना कि मेरा क्या नाम रहता है, सनी देओल का नाम निकल गया माइंड से, हाँ मेरा काशी अकेला काफी है मेरी अर्थी उठाने के लिए, उसे मुझे 4 कंधों की जरूरत नहीं है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर, तो अगर इनकी करेंसी को 4 कंधे भी आकर देना कोई तो भी नहीं उठेगी, वो वाली कंडीशन इसकी हो चुकी है। और फॉरेक्स रिजर्व जो है उसकी तो बिल्कुल ही मट्टी प्लेट हो चुकी है यहाँ पर। जब इंसान जो है सारी चीजें उल्टा कर बैठ गया हुआ है, फिर कटोरा लेके निकलता है कि भाई साहब बचा लो, तो अब बोल रहा है इंडिया को बचा लो। तो इंडिया क्या करेगा देखते हैं। अभी यहाँ पर अभी 4 पिलर हैं जिनको यहाँ पर आगे चलकर थोड़ा सोल्यूशन निकाला जा सकता है। पहला तो ये है कि हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। इंडिया भी बोल रहा है कि यार देखो इतना पैसा तो है नहीं हम तुम्हारे ऊपर बहा दें, हम तो क्रेडिट दे सकते हैं, एंजॉय करो, जब तुम्हारा मन करे तब रिटर्न कर देना। तो अपने खाने के लिए, दवाई के लिए और फ्यूल के लिए जो कि बेसिक चीजें तुम्हारी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लो, फिर वापस कर देना। करेंसी स्वैप, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? जब 2 कंट्री करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में आ जाती हैं तो वो एक दूसरे की लोकल करेंसी में व्यापार करने लगती हैं। तो फिर वो डॉलर या फिर जो हार्ड करेंसी होते हैं ना उनको नहीं यूज करती है, उनका कोई ऐसा नहीं रहता। फिर ये लोकल इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करने लगती है, व्यापार करने लगती है। तो उसके चलते पेमेंट लोकल करेंसी में होने लगता है। तो ये डॉलर के कंपेयर में काफी अच्छा रहता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी काफी अच्छा है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मॉडर्नाइज करने का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर ट्रेनिको ऑयल फार्म, ठीक है। तो उसको यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। तो कई सारे समय से इंडिया यहाँ पर कोशिश भी कर रहा है
और श्रीलंका का जो कमिटमेंट है यहाँ पर वो फैसिलिटेट करेगा इंडियन इन्वेस्टमेंट को। देखिए अब तक तो कर नहीं रहा था, अभी तो हमारा छीन कर इन्वेस्टमेंट इन्होंने चाइना को दे दिया। उसके चलते बेचारा हमारा पड़ोसी देश था, मतलब पड़ोसी क्या दूर है थोड़ा सा, जापान भी हमारे से गुस्से में हो गया, मतलब हमसे नहीं इससे। हम क्या थे, जापान के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे थे यहाँ पर लेकिन इन्होंने क्या किया, बदतमीजी काट दी। बदतमीजी क्या काटी, हमसे वो प्रोजेक्ट छीना के इनके यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए था। ईस्ट कोस्ट जो टर्मिनल था बेसिकली उसका प्रोजेक्ट था यहाँ पर। ये भाई साहब ने उठा के किसको दिया, उठा के चाइना को पकड़ा दिया। ये कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये प्रोजेक्ट काफी इंपोर्टेंट था और ये सारे प्रोजेक्ट इंडिया को उसको चाइना को दे चुका है और इवन चाइना खरीद चुका है आज के डेट में श्रीलंका को। तो यहाँ पर अभी कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये वो इश्यूज हैं जिनको यहाँ पर अभी लेकर आगे चला जा रहा है, जिसके चलते रिलेशन के बीच में चक्कर टकराव आता है कई बार। आज की डेट में कई बार हम लोग हेल्प भी करते हैं। एक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में बड़ा ही कॉमन रहता है फिशरमैन। देखिए यार फिशरमैन बेचारे सीधे साधे आदमी होते हैं, उनको तो पता नहीं है कि समुद्र के अंदर लाइन कहाँ कहाँ खिंची हुई है और वो तो मछली के पकड़ने के चक्कर में कई सारी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तो श्रीलंका की जो नेवी है कई बार हमारे फिशरमैन के ऊपर गोली भी चलाती है और कई सारों की जान भी जाती है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है दोनों कंट्री के बीच में। तो लिखने के लिए आए तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ईस्ट कोस्ट टर्मिनल जो यहाँ पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट के बारे में, उससे इनके द्वारा विड्रॉ किया गया, जो एक एमओयू साइन किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जापान भी गुस्से में आ गया कि यार इंडिया तुम तो वोट देते यार, बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, ये हमारे साथ मिलकर काम करेगा यार, इसने तो बेइज्जती करवा दी हमारी भी, ठीक है। तो जापान वाले बोलेंगे सिंह शुंग 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 शां सिंह शुंग तो भी गुस्से में हो गए, बेचारे चले गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चाइना की गोद में जाके बैठ जाता है जब भी इसको कुछ भी चीज की जरूरत होती है, मतलब अपना अंग अंग बेच चुका है ये इंसान चाइना को। तो अब चाइना जो है यहाँ पर लगभग 23% एफडीआई अकेला चाइना यहाँ पर लेकर आता है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। अगर बात करें इंडिया की काफी कम है यहाँ पर, जबकि हमारे पास में है ये। तो वो नहीं है कि अगर ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी अपने मोहल्ले में भी। आप लोगों का जो पड़ोसी है ना बिल्कुल आप लोगों से मिलता हो, आप लोगों से हमेशा चिढ़ेगा और आप लोगों से जो कोई दूसरा दूर है ना थोड़ा सा जाके उसके साथ में रिलेशन अच्छे बनाएगा। तो ये बड़ी गंदी हरकतें देखने को मिलती है और ये हमेशा इंसान की टेंडेंसी आप लोगों को नजर आएगी। अगर नेक्स्ट आगे बात की जाए तो बात की जा रही है चाइना के बारे में। तो चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है यहाँ पर श्रीलंका के अंदर में। तो ये भी आप लोग देखते हैं 10% एक्सटर्नल डेट जो करता है ये होल्ड करता है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। अब हमारे मुद्दे की बात एक यहाँ पर ये 13th अमेंडमेंट किया गया था श्रीलंका के अंदर संविधान में श्रीलंका के, और ये बोला गया था कि बहुत सारी चीजें हम लोग सुधारेंगे वो 13th अमेंडमेंट करके, और जो तमिलियन कम्युनिटी थी उसको कुछ यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। आखिर था क्या ये यार, देखिए मुद्दा ऐसा था, जो अंग्रेज हुआ करते थे ना उन्होंने बड़ी बदतमीजी काटी, ठीक है। क्या बदतमीजी काटी, बहुत सारे हमारे तमिलियन भाई बहन जो थे उनको लेकर गए श्रीलंका में खेती कराने के लिए, क्योंकि उनको खेती तो करनी आती नहीं थी, वो तो अपना बस मजदूरों की तरीके से लेकर जाते थे। अब वो तो चले गए यहाँ पर, हमारी कंट्री आजाद हो गई 1947 में, ठीक है। श्रीलंका आजाद हो गई 1948 में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो वो यहाँ से गए तो बहुत सारे लोग जो 40-50 सालों से यहाँ काम कर रहे थे बेचारे वहीं बस गए। अब जब देश आजाद होता है तो नई नई जो ब्रीड नई नई जातियां निकल कर आती हैं कि हाँ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिली। तो उसके चलते यहाँ पर झड़प हो गई, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई कि तमिलियन कम्युनिटी के लोग हैं सारा पकड़े बैठे हैं सारी चीजें यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, तो उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं आज के डेट में। तो ये जो आज के डेट में दोनों भाई बैठे हैं ना, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी, जो यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना और जो यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना नहीं आ रही है तो महिंद्र राजपक्सा और गोटबाया राजपक्सा है, ठीक है। तो ये जो बैठे हैं ये सारी चीजों पर पकड़ बनाए बैठे हैं और ये हमेशा चाइना का फेवर करते हैं। तो ये इसलिए भी यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करते हैं। कुछ और मुद्दे हैं अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा, हम बड़े दिल के, मैंने बताया था अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया गया कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको, जब यहाँ पर कोविड-19 की दिक्कत उस टाइम पर देखने को मिली उस टाइम पर, तो वैक्सीन के लिए भी हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। इसी के साथ में और कई सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाइना क्या है, इसका काफी अच्छे से यूज करता है। हम्बन टोटा पोर्ट चाइना ने 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया है, ठीक है। यानी कि पता नहीं कौन आगे कहां चला जाएगा। अब चाइना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे से केरला का जो डैम है वो लगभग 1000 साल के लिए, यानी कि 999 साल के लिए मिला हुआ है तमिलनाडु को। मैंने कहा 999 साल तक ये जिंदा रहेगा डैम, 126 साल हो गई, वो अभी कुरकुरा हो गया बेचारा, तो आगे कैसे वो टिकेगा। तो कई सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं। तो देखो ये तो चाइना घेर रहा है चारों तरफ से, सेंध लगाकर बैठा है कि इंडिया को पकड़ा जाए। तो इंडिया को पकड़वाने में यहाँ पर इसका भी एक हाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रीलंका का काफी कुछ ये चाइना को बेच चुका है, तो उसकी और यहाँ पर हिम्मत बढ़ जा रही है। तो ये इशू आप लोगों को नजर आएंगे। बाकी अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन तो यार ये माना जाता है कि लगभग 2500 साल पुराने हैं हमारे रिलेशन, पर लेकिन वो दिखते नहीं है अगर हम लोग बात करें, ठीक है। लगता तो ऐसा 2.5 साल पुराने हैं, जरा सी देर पर रूठ के बैठ जाते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर नजर आएगी। सिविल वॉर में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, वरना हम चाहते तो तमिलियन कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते थे, इसलिए कई बार गुस्सा में भी रहे और इसी का शिकार बने हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिला राजीव गांधी जी की जो हत्या की गई, तो यहाँ पर इसी इशू का वो रिजल्ट माना जाता है। इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग 50,000 के करीब घर हम लोगों ने इस एरिया में बनाए हैं।
जिससे कि यहाँ पर जो लोग हैं जो कि सिविल वॉर के चलते बेघर हो गए उनको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। कोविड-19 में असिस्टेंस मैंने बोला अभी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, वो यहाँ पर हमारा सपोर्ट रहा है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी मैत्र शक्ति। इसी के साथ में नेवल एक्सरसाइज है यहाँ पर एसएल यानी कि श्रीलंका, आईएन यानी कि इंडिया, ईएक्स यानी कि एक्सरसाइज। तो ये दोनों के बीच में एक्सरसाइज भी आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि दिखाने के लिए तो भाईचारा है पर लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। अगर बात करें दोनों कंट्री यहाँ पर बिम्स्टेक और यहाँ पर सास यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर भी है। अब बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर बिम्स्टेक में अगर आप लोग बात करें और साथ में डिफरेंस क्या है, कोई आप लोगों से पूछ ले तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है। जी हाँ, बस यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे तो अफगानिस्तान भी नहीं है पर पाकिस्तान नहीं है, एक अच्छी बात है। रीजन क्या है? रीजन ये कि हम लोग जो भी काम करने के लिए बोलते हैं ना बिम्स्टेक के अंदर में, हमने बोला हम लोगों ने एक ना अपना खुद का जीपीएस बनाया है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला हमने खुद का अपना जीपीएस बनाया, उसको हम लोग सास कंट्री को देंगे। तो पाकिस्तान बोलने लगा हम तो नहीं लेंगे तुम्हारा, हम तो चाइना का लेंगे या फिर यूएसए का लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की हरकतें करता। हमने बोला कि रोड बना लेते हैं यार, कनेक्टिविटी बढ़ा लेते हैं एक दूसरे के साथ में। ये बोला बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग जिससे तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, हम तो ऐसा काम करेंगे जिससे तुम्हारी इज्जत नीचे जाए। तो ये हरकतें देखने को मिलती है। तो हर एक इंडिया के काम में इसने टांग अड़ाया। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यार बिम्स्टेक पर फोकस देते हैं, इसको डालो मिट्टी डालो साग के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर ये ठंडे बस्ते में चला गया। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं आज के डेट में जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो छोटा छोटा सा इंफॉर्मेशन रखोगे चीजों के बारे में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आइए अब आप लोगों में चलूंगा हिस्ट्री के अंदर लेकर, और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये मुद्दा। आगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। पाइका जो रिबेलियन है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी उड़ीसा से एक आवाज निकली, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि ये जो पाइका रिबेलियन है ये हुआ था कब? देखिए इसको बेसिकली जब ये कंडक्ट बोल रहा हूं, ये जब हुआ यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ तो 1817 में आप लोगों को ये देखने को मिला। और इसके जस्ट 40 साल बाद एक क्रांति हुई जिसको बोलते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। तो बोला यह जाता है कि जब ये हम लोगों ने विद्रोह यहां पर कर दिया था ऑलरेडी, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट जो आप लोग 1857 की क्रांति को बोलते हो उसको न बोलकर आप लोगों को इसको बोलना चाहिए कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट थी। तो ये क्राइटेरिया, ये जो कैटेगरी है वो इसको देना चाहिए। तो यहां पर अभी सेंटर ने ये फैक्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है उड़ीसा का। तो यहां पर ये बोला है कि इसके ऊपर और रिसर्च स्टडी की जाएगी और ये एक चैप्टर की तरीके से ऐड किया जाएगा क्लास 8 की एनसीईआरटी में, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है वो मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करती है। ये एक ऐसी एनसीईआरटी थी जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मतलब मैं इसको एक ही झटके में पढ़ के निकल गया था। मतलब मुझे इतना मजा आया था, मैंने कहा आज तो ना देश को आजाद करके ही सोएंगे, ठीक है। तो वो मतलब इतना मजा आया मुझे पढ़ने, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट जग गया, तो काफी अच्छे से उसको पढ़ के निकल गया मैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के वे में जो बच्चों के सामने प्रेजेंट की जाती है, अगर आप लोग उसको मजे में पढ़ो। हमेशा कभी भी कोई हिस्ट्री की किताब पढ़नी हो ना आप लोगों को, उसके लिए क्राइटेरिया बना लो। पता है क्या है? आप लोग जब भी कोई हिस्ट्री किताब पढ़ने बैठो किसी न किसी एक फेवरेट कैरेक्टर को पकड़ लो और उसको जैसे अब ऐसे सोचो कि मान लगी आप ही है वो कैरेक्टर, या फिर कोई अपना यार दोस्त बना लो उस कैरेक्टर में, ठीक है कि अच्छा ये इंसान अपना दोस्त है। उस तरीके से उसको पढ़ना स्टार्ट करो, आप लोगों को जिंदगी आसान नजर आएगी, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। जैसे मूवीज देखते हो ना, मूवीज में कोई कैरेक्टर आप लोगों को पसंद आता है कि हाँ यार ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, तो वही चीजें आप लोग किताबों में पकड़ना स्टार्ट कर दो। फिर देखो आप लोग किताबें पढ़ने में कितना मजा आता है। आप लोग किताबों को ऐसा लेते हो जैसे कि विलन है वो, ठीक है, मूवी का हीरो नहीं है वो, मूवी का विलन है, और उस तरीके से पढ़ने बैठते हो तो फिर किताबें भी आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो उनको दोस्त बनाओ, विलन नहीं हीरो बनाओ, तब देखो किताबें पढ़ने में कितना मजा आप लोग को आएगा। तो पहली बार यहाँ पर उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा 2017 में यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कुछ करके चलना है यहाँ पर, तो उसको आगे लेकर चले गए चीजों को। और पाइका जो रिबेलियन था उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट की बातें की गई। इसके उपलक्ष्य में एक कॉमेमोरेटिव मतलब एक वर्ड ऐड कर लीजिए, इसको बोलते हैं यादगार, ठीक है। तो कॉमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पर ऐड किया गया पाइका रिबेलियन के तौर पर 2018 में। पाइका विद्रोह इसको हिंदी में बोलते हैं और पाइका रिबेलियन इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1817 में यानी कि 40 साल पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे 40 साल पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताइए कौन सा जो विद्रोह, कौन सा जो यहाँ पर रिवॉल्यूशन कब कब आप लोगों को देखने को मिला, तो ये याद रखेगा। तो उड़ीसा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए पुराने टाइम पे जो आदिवासी थे ना बेसिकली वो बेचारे जैसे तैसे लड़ा करते थे, वही तो हथियार थे, उन्हीं हथियारों से वो जानवरों को मार लेते थे। जब पता चला कि यहाँ पर उनके सामने कोई ऐसे जानवर आ गए अंग्रेज टाइप के, तो फिर उनको भी उन्हीं हथियारों से मारना स्टार्ट करा। अब अंग्रेजों के हाथ में तो बंदूकें हुआ करती थी। तो नॉर्मली हमारे सारे जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, जो विद्रोह हुए, वो कहीं ना कहीं दब गए, उस लेवल पर काम नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो है उस लेवल पर मॉडर्नाइज थे। हम सीधे साधे आदमी यार अपनी जिंदगी को बिताने वाले, और ये सारे अंग्रेज जो थे ये आप लोगों को पता है सारे हरामी पीस थे। तो इसकी वजह से सारी दिक्कतें देखने को मिली। अब जो ये पाइका जो रिबेलियन था यहाँ पर जो रिवोल्ट था, इसके अंदर कौन कौन थे? तो इसके अंदर 5 आदमी थे। एक था बक्सी, दूसरा था जगबंधु, तीसरा था विद्याधर, चौथा था महापात्रा और 5वां था भरमार बार और छठा था राय। ये सारे एक ही इंसान के नाम है, ठीक है। ये पूरा एक ही नाम है।
पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री जैसे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमार राय इनका नाम था। और अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नाम याद रखना चाहते हैं तो वो भी एक नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनको बोलते थे बुक्सी जगबंधु, ठीक है। तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पैदा हुए थे 1773 में। तो इनके द्वारा यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो वॉर लड़ी गई। और बात करें यहाँ पर जो उस टाइम पर राजा हुआ करता था, उनका नाम था मुकुंद देव सेकंड। तो उनके ये मिलिट्री जनरल थे जिनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की गई। और उस टाइम पर जो कोंड्स भी यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी उड़ीसा वाले एरिया में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अंग्रेजों की जो दांत खट्टे करने पर लगी हुई थी, यानी कि अंग्रेजों को जो है सबक सिखाने पर लगी हुई थी। अगर आप लोग उड़ीसा से आते हैं ना तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कोड जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर, ये कोंड्स के बारे में जो मैंने आप लोगों से बात की, ये उड़ीसा में नहीं ओनली अकेले, आप लोगों को विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश वाले में भी देखने को मिलेगी। और लोकल जो उनकी भाषा होती है ना, ये कई बार आप लोगों से पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कुई, ठीक है। कुई जो होती है वो एक सॉरी लोकल भाषा नहीं, लोकली उनको कुई बोलते हैं, जो कोंड्स होते हैं उनको कुई, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कोंड्स के द्वारा भी यहाँ पर काफी लंबे समय तक इनके साथ में लड़ाई की गई यहाँ पर 1846 से, और इसी के साथ में 1855 में। तो जब भी इनको मौका मिलता था ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना इनको जो है सबक सिखाने के लिए लग जाते थे। 1857 की क्रांति में भी यहाँ पर ये लगे हुए थे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में बहुत सारे हमारी कंट्री में इस तरीके के विद्रोह चल रहे थे, जहां पर अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा अपना रोल प्ले किया गया। अभी अगर बात करें यहाँ पर हुआ क्या, पहले तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में आग लगाई गई, कई सारे जो यहाँ पर मारे गए जो अंग्रेज थे, इसी के साथ में इनका जो सामान, इनके पैसा लूटा गया, धन लूटा गया, क्योंकि पैसे के बिना कैसे विद्रोह चलेगा, पैसे के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। इसी के चलते फिर क्या हुआ, पर लेकिन अंग्रेज जो थे वो ताकतवर थे, तो उन्होंने आखिरी में हरा ही दिया। इनको पकड़ लिया गया 1825 में, और फिर 1829 में यानी 1829 में यहाँ पर इनकी जो है वो जेल के अंदर ही 4 साल बाद जो है इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक काफी एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी एक सैल्यूट करने वाली पर्सनैलिटी थी। ऐसे लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाना, तो ये यार ये हिम्मत की बात है, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमेशा ऐसे इंसान को आप लोग सैल्यूट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं ताकि हम लोग उनको याद रखें, ओके। पाइका अगर रिवोल्ट के बारे में आप लोग बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा रीजन ये रहा था। देखिए होता क्या था, अंग्रेज जैसे आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, उड़ीसा में कई सारा रीजन ऐसा था जो कि अपने कंट्रोल में रहना स्टार्ट कर दिया। बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उसको अपने कंट्रोल में लिया, उनका रिवेन्यू जो था वो अपने कंट्रोल में रहना स्टार्ट कर दिया। तो जो राजा रजवाड़े थे जो वहां पर अपने अपने लोकल एरिया में चीजों को चला रहे थे, अब उनको दिक्कत होने लगी। पहले तो रिवेन्यू के ऊपर कंट्रोल किया, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंट्रोल करने लगे, तो इनकी जिंदगी में घुस गए यहाँ पर ये बुरी तरीके से। अब भाई साहब किसी की जिंदगी में इतना बुरी तरीके से अगर घुसोगे तो फिर यहाँ पर वही बात आई थी कि तुम मेरी जिंदगी में अगर इस तरीके से उंगली करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में सर दे के घुस जाऊंगा। तो सारे जो यहाँ पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे इकट्ठा हुए, तो फिर इन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। और पाई का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बेचारों के पास ना हाथी थे, ना घोड़े थे, ना कोई इनके पास में कोई ऐसे साधन थे, तो फुट जो सोल्जर थे बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए पाइका का मतलब होता है फुट सोल्जर। पाई को बोलते हैं इसको बोलते हैं PIAKO, ठीक है। तो पाइको का मतलब है फुट सोल्जर। तो ये टर्म जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो देखने को मिली, जो पुलिस जो यहाँ पर जो ब्रिटिश का जो पुलिस स्टेब्लिशमेंट वहां पर हो गया था, एक तरीके से मिलिट्री का जो रूल उनका चल रहा था, वो सारी हरकतों को लड़ने के लिए इनके द्वारा हटाया गया। पाइका के साथ में और भी कई सारे रीजन में छोटी छोटी सी कई सारी ऐसी जो अपराइजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, रिवोल्ट छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर परला खेडमुडी, ठीक है। तो ये 1799 से यहाँ पर 1814 तक काफी लंबे समय तक चलती रही। इसी के साथ में यहाँ पर है घुमुसार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एंगुल। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर कोंड्स जो है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में साबरा, इसी के साथ में यहाँ पर फिर से ये है परला खेमुडी, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन में ये सारी चीजें चलती रहती थी, क्योंकि अंग्रेज जो है वो इतने हरामीपंथी आदमी के लोग थे जो कि शांति में नहीं बैठते थे, कभी किसी को जाके छेड़ दिया तो कभी किसी को जाके छेड़ दिया, ठीक है। तो ये दिक्कतें थी हमारे देश में, हम लोग मिलजुल कर काम नहीं करते थे, तो वो इस चीज का फायदा उठा रहे थे। जिस दिन मिल गए उस दिन वो दुम दबा के भागे यहाँ से। तो ये चीजें हैं। क्या किया इन्होंने उस टाइम पर, बेसिकली जो ऐसे लोग जो ठीक ठाक साहूकार लोग थे उनको परेशान करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसके चलते उनकी पोजीशन जो ठीक ठाक अपनी जिंदगी जी रहे थे, कमा खा रहे थे, उनकी जिंदगी में इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर अलग अलग एरिया में छोटे छोटे रिवोल्ट भी कई जगह आप लोगों को देखने को मिले। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दी सारी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे जो न्यूज है वो बात करूंगा त्रिपुरा के बारे में। जब नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जाएंगे, हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट राज्य है यहाँ पर त्रिपुरा,
और इधर ये मिजोरम के साथ में टच करता है बाउंड्री, और इधर टच करता है बाउंड्री आसाम के साथ में, और ये आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा बांग्लादेश का। ठीक है, अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन यूपीएससी भी थोड़ा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि शायद सीडीएस का पेपर था, कौन सा पेपर था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट में जो 2 राज्य हैं उनमें से पूछा गया जो ट्रॉपिक ऑफ, जो आप लोगों को देखने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है 2 राज्य से, तो त्रिपुरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर मिजोरम। तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं थोड़ा सा घुमाकर। अभी त्रिपुरा के बारे में आप लोगों को जो बातें बताने वाला हूं उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री की झलक नजर आएगी, कुछ पॉलिटी की झलक नजर आएगी, कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। हुआ क्या, अलग अलग एरिया में लोग जो है अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है वहां पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो इसके चलते उनको लगता है कि यार हम अपने आप ही चला लें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, देखिए इस वीडियो के अंदर कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आर्टिकल कहां से उठाते हो। ठीक है यार, ये सारे आर्टिकल क्या तो आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो पर जो कोई न्यूज आ रखी है वो रहता है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो चीजें कवर कर रखी हैं वो आप लोग कवर करा देता हूं, पीआईबी के अंदर जो आर्टिकल रहते हैं वो यहां पर कवर हो जाते हैं। तो अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इनको एंजॉय करिए अच्छे से। आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं किस टॉपिक में आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उसके चलते अपने सिलेबस के साथ में उसको आप लोग मैच कर ले लीजिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट होते हैं सारे टॉपिक, आप लोग ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुना करो। बात करते हैं यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में, तो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया की मांग की जा रही है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में भी है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है यहाँ पर तिपरा लैंड। ठीक है, TIPRALAND। तो यहाँ पर जो टिपरा लैंड है यहाँ पर इसकी मांग चल रही है एक ग्रेटर टिपरा लैंड, यानी कि एक ग्रेटर त्रिपुरा बनाने की बात चल रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो पोर्शन ऐसा है जहां पर पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी रहती है तो उनको इकट्ठा कर एक प्रॉपर ऐसा एरिया इकट्ठा करने की बात की जा रही है, तो उसी की वजह से ये न्यूज में आ गए हैं। तीपरा जो यहाँ पर तीपरा मोथ है, ये बेसिकली क्या है यहाँ पर तीपरा जो इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल जो अलायंस है उसके बारे में बात की जा रही है, और इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके द्वारा मिलकर टुगेदर यहाँ पर इस तरीके की मांग लगाई जा रही है कि सेपरेट स्टेट होना चाहिए जिसका नाम होगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो ये यहाँ पर अभी एक नई मुहिम निकलकर सामने आई है। आप लोग को पता है हमारे संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो अगर कोई भी ऐसा कोई सेपरेट अगर कोई राज्य के बारे में बात की जाए, उसको मिलाना है या फिर नया बनाना है, वो सारी बातें 2 आर्टिकल का यूज किया था संविधान में, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि अकेले ही मांग कर रहे हैं, और भी कई सारे एरिया में कई सारी मांग अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलूं, जैसे ग्रेटर नागलिज्म के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मणिपुर का, थोड़ा सा आसाम का और थोड़ा सा म्यांमार का। तो ये तो ग्रेटर नागलिज्म में मुझे पता है कि चलो अपनी इंडिया का तो सही है, अपनी इंडिया के बारे में बात करें, इनका मन है कि म्यांमार से भी एरिया निकाल के अपनी कंट्री के अंदर मिला ले। तो वहां पे वैसे ही जनरल बैठा हुआ है, वो आज की डेट में पीटने के लिए तैयार है, हमको उसको पीटना पड़ेगा फिर जाकर। ठीक है, तो दिक्कत है आप लोगों को नजर आएगी। इन्हें कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया कि हाँ पड़ोसी का भी राज्य मिलाना है तो ये ग्रेटर नागलिज्म बनाना है, पर लेकिन रीजन भी है मिलाने का। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर जिनके साथ में उनकी कल्चर मैच करती है, तो वो वाले मुद्दे हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत रायता फैलाया जिस तरीके से जो दुनिया डिवाइड करके चले गए। बोडोलैंड के बारे में बात करें तो आसाम के अंदर काफी सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने इस एरिया को इकट्ठा करने की बात करते हैं। देखिए हंसने वाली बात अपनी जगह वो एक अलग चीज है, पर लेकिन रियलिटी में इनकी कल्चर है, एक दूसरे के साथ में इमोशनलिटी में जुड़े हुए हैं, तो वो जरूरी है कि एक दूसरे के साथ में कोशिश करते हैं कि एक अपना अलग से राज्य बना ले। ट्राइबल ऑटोनोमस जो मेघालय के अंदर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो चाहते हैं ट्राइबल ऑटोनॉमी जो मेघालय उसको मिले, तो कई सारे ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 5.92 लाख जो त्रिपुरीज है स्टेट के अंदर में, तो ये आज की डेट में जो सेंसस के हिसाब से इतने सारे लोग आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। जिसमें और भी अगर बात करें तो ब्रू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्रू रैंक ये यहाँ पर 1.8 लाख है, इसी के साथ में जामतियाज ये लगभग 83,000 है। तो काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब 2 आर्टिकल यहां पर आप लोगों से मैं बात करूंगा। आर्टिकल पहला क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट, यानी कि बाहर का अगर कोई कंट्री है, जैसे कि मैंने बोला ना, अगर हमारा मन करे कल को गुस्सा आ गया चाइना के ऊपर, तो चाइना को हम अपनी एक यूनियन टेरिटरी बना लेंगे। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी चलो चाइना बना ली हम लोगों ने। अच्छा नाम पूछूं मैं आप लोगों से, क्या नाम रखोगे उस टेरिटरी का, बताइए जरा। तो चाइना को मिला ले तो आर्टिकल 2 काम आएगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एडमिट करना है अपनी यूनियन के अंदर में, तो इसी के साथ में स्टेब्लिश करना है कोई नया स्टेट, तो ये काम आएगा यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर पार्लियामेंट कैन नॉट एस्टेब्लिश ए न्यू यूनियन टेरिटरी बाय पासिंग ए लॉ, उसको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, तो ये संविधान का संशोधन आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कुछ हम लोगों को करना है कि एक नई अगर हम लोग को यूनियन टेरिटरी अगर यहाँ पर हम लोग को एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, बाकी यहां पर जैसे स्टेट हो गया, स्टेट लाइक सिक्किम,
प्रीवियसली नोट विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर नहीं था, बाद में इसको पार्ट बनाया गया। तो आर्टिकल 2 के थ्रू यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा कब इसको पार्ट बनाया गया था सिक्किम को, जरा बताइए तो, जरा हिस्ट्री में जाकर थोड़ा सा पढ़िएगा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को रिवीजन करते रहना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल जो 3 है यहाँ पर, ये इंपावर करता है पार्लियामेंट को, इंपावर मतलब पावर देता है पार्लियामेंट को कि लॉ बना सकते हैं रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और इसी के साथ में ऑल्टर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री। तो यहाँ पर ये उसको पावर देता है कि ऐसा आप लोग करो पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट को ऑथोरिटी देता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल को मिलाकर यहाँ पर पूरा प्रोसीजर आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें यहाँ पर जो त्रिपुरा के बारे में बात कर रहा हूं, एक किंगडम हुआ करता था जिनका नाम था मनिक्या डायनेस्टी, यहां पर हुआ करती थी। ठीक है, लेट 13th सेंचुरी में। तो उसके चलते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। जैसे सुना है ना आप लोगों ने, जम्मू एंड कश्मीर में जो हरि सिंह जी थे उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया गया इंडिया के साथ में, पाकिस्तान से इज्जत बचाने के लिए। तो उस टाइम पर फिर आज के डेट में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन गया, वरना पहले उन्होंने ये बोला था हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो पाकिस्तान ने मजा लेने के लिए वहां पर अटैक कर दिया। तो फिर यहां पर उनको लगा कि पाकिस्तान तो भैया उल्टी खोपड़ी का इंसान है, इंडिया से ही हेल्प मांगते हैं। उस टाइम पर जो हमारी कंट्री के जो आज के में जो होम मिनिस्टर आप लोग बोलते हैं बेसिकली, मतलब एक तरीके से ना बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ये बोला कि पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करो तब हम लोग चीजें करेंगे आगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे, सिचुएशन थी जो भी थी वहां पर, वो एक अलग मुद्दा है पूरा। आर्टिकल 370 पढ़ाया ना मैंने डिटेल में, उसको जाकर आप लोग पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों का लेक्चर को सुन के। तो यहाँ पर बात करें तो 1949 में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ में साइन किया गया और मिल गए। अगर यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए ट्राइबल कम्युनिटी की त्रिपुरा में, तो 63.77% थी 1881 में, पर लेकिन फिलहाल जो है ये कम होते होते 31% पर आ गई है। तो ये भी इनको दिक्कत रहती है कि जितने हम लोग यहाँ पर थे वो घट घट कर नीचे आ रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आके बसते जा रहे हैं। तो इसके चलते भी इनको लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कि यार दिक्कत देखने को मिल रही है हमारे लोकल एरिया के अंदर भी। उन्हें लगता है कि हाँ बाहर के लोग आए जा रहे हैं, वहां पर बसे जा रहे हैं और अपने लोगों को वहां पर इज्जत नहीं मिल रही है, उतनी जगह नहीं मिल रही है। तो उसके चलते भी उनको लगता है कि ग्रेटर टिपरा लैंड यहाँ पर होना चाहिए। तो उसको लेकर हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और हम लोग इतने ज्यादा एक प्रोटेक्टिव भी फील करेंगे यहाँ पर। तो ये अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। अभी असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं 2023 में, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये इशू जो है उसको और ज्यादा उठाने की कोशिश की जा रही है एक लोकल एरिया में, ताकि और अच्छे लेवल पर मुद्दा बन सके। उन्हें इलेक्शन पास में आ रहा है तो ये लगता है कि हाँ चलो यार इसको इशू बना लेते हैं, तो इससे क्या रहता है और चांसेस हो जाते हैं उस टाइम पर उस चीज के होने के। तो मेन जो यहाँ पर एरिया में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको TTADC बोलते हैं। ये हमारे संविधान में जो छठा शेड्यूल है उससे इसको बनाया गया और ये बनाया गया 1985 में। तो यही यहाँ पर कल्चर राइट जो भी सारी चीजें इसी से आप लोगों को देखने को मिलती है। यही यहाँ पर परिकल्पना करती है कि एक नया एक सेपरेट स्टेट भी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो त्रिपुरा के जो लोग हैं लोकल, उन्हीं के लिए यहाँ पर वो काम करें जो अब ओरिजिनल यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं ना, उनके लिए यहाँ पर काम किया जाए, तो उसके लिए काम भी करते हैं। तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। अगर बात करें 2/3 जो स्टेट की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें ये एग्जीक्यूट करती है पावर को। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो 30 मेंबर्स होते हैं, 28 जो है इलेक्टेड है और 2 यहाँ पर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकल एरिया के ये जो मेंबर है। रिजर्वेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 60 जो असेंबली सीट में से 20 जो है रिजर्व, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है इस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिल सके। बाकी ये मैप है आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये अलग अलग एरिया का मैप है यहाँ पर। तो गोरखालैंड हो गया, यहाँ पर बोडोलैंड ये हो गया, गायरो खासी जैंता ये हिल हो गया। मैंने बोला था ना GKG, ठीक है, तो GKG के नाम से आप लोग याद रख लेना इसको। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है तो लगाने के लिए आ जाते हैं नॉर्थ से साउथ उस तरीके से। तो अलग अलग एरिया में ये ऐसे एरिया में है जहां ट्राइबल काउंसिल काम करती है और इन एरिया को लीड करती है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यहाँ पर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से भी और कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन जाता है। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई जिससे कुछ पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि जो बुद्धिस्ट और जो तिब्बतन कल्चर है और जो आर्ट है उसको थोड़ा सहज कर रखा जा सके। तो कला संस्कृत जो विकास योजना है उसके तहत यहाँ पर ये सारा काम देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर KSVY के बारे में पूछे कि क्या है यहाँ पर ये, तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम देखने को मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जो कि बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर और आर्ट को डेवलप और उसके फोकस और उसको सपोर्ट करने की बात कर रही है। इस स्कीम के तहत एक पैसा यानी फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि मोनेस्ट्री है यहाँ पर, जहां पर जो बुद्धिस्ट जो बेसिकली मोंक वगैरह रहते हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करानी है और तिब्बतन कल्चर को कैसे आगे लेकर चलना है। तो इसके चलते 30 लाख पर ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये एक तरीके की अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि एक तरह छाता हो गया, उसके साथ ही उसके नीचे बहुत सारी स्कीम आ जाती है। तो
तो इस तरीके की आप लोगों को ये अम्ब्रेला स्कीम देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर इस एरिया में चीजों को लेकर चलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा बोझ यहाँ पर इसकी स्कीम का उठाने वाली है, यानी कि पूरा भार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंधे पर आप लोगों को इस स्कीम का देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपोर्टेंट बातें क्या है कि मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है कई सारी स्कीम इसके तहत यहाँ पर, तो उनमें से कई सारी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एक होलसेल ऑथोरिटी हो गई, सारी स्कीम इसके अंदर आ जाती है। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन, ये प्रमोशन की बात की जा रही है, और ये क्रिएशन ऑफ कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास करना, तो वो वाला मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। अब बेसिक मुद्दा क्या है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, अगर बात करें 13 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, जो कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन कल्चर साइंटिफिक जो यहाँ पर साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, कल्चर हेरिटेज के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो टेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट और इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, तो ये क्या मतलब हो जाता है, तो इसका चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो टेंजिबल होती हैं वो मूवेबल हेरिटेज साइट होती हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फर्नीचर हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग ले जा सकते हैं, ये टेंजिबल है, आप लोग इनको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर है इमूवेबल हेरिटेज साइट, ये क्या है, जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, म्यूनमेंट हो गया, ठीक है, या आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया। अब भाई साहब जहां पर बन गया ताजमहल वहीं पर रहेगा वो, अब बोलने लगे कोई कि साउथ इंडिया में ले जाते हैं तमिल उसको यहाँ पर, या फिर और कहीं ले जाते हैं, तो ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब कल को चल के पाकिस्तान बोलने लगे कि भाई साहब ताजमहल तो हमारे हिस्से में भी आना चाहिए, क्योंकि हम भी इंडिया का पार्ट थे जब ताजमहल बना, ठीक है, तो अब आधा ताजमहल हमको दो, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगी, ये यहाँ पर इमूवेबल और एक तरीके से टेंजेबल यानी टच करने वाली हेरिटेज साइट होगी। अब आगे चले, इंटेंजेबल भी है यहाँ पर कई सारी, जैसे ओरल एक्सप्रेशन, कोई गीत हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, ठीक है, कोई स्किल हो गई, कोई हैबिट हो गई, कोई रिचुअल हो गई, कोई फेस्टिवल हो गया, ठीक है, तो वो क्या होते हैं इंटेंजेबल, उसको कोई टच नहीं कर सकता। मैं बोलूं दिवाली का फेस्टिवल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, आप लोग बोलोगे हाँ किया, मैं बोलूं ईद सेलिब्रेट किया, आप लोग बोलोगे हाँ किया, मैं बोलूं कि आप लोगों ने ईद को, दिवाली को या फिर होली को टच करके देखा कैसी लगती है, नहीं देखा, तो मतलब ये इंजॉय करने वाला एक कल्चर है जिसको यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करने की और ज्यादा प्रमोट करने की बात की जाती है। तो ये इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो कई तरीके की चीजें यहाँ पर, एक जो संगीत हो गई ये भी इसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फ्रॉम इंडिया इंटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज साइट है उसमें कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कोत्यम, ये संस्कृत थिएटर आप लोगों को नजर आएगा। ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग यानी कि जो वैदिक जो हिम्स होते हैं उनको चैंट करना, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में रामलीला जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण की, वो आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में यहाँ पर रमन जो रिलीजियस जो फेस्टिवल है यहाँ पर रिचुअल, कहां पर, ये गढ़वाल हिमालय के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। देखिए अगर आप लोग इन रीजन से आते हैं ना निकल के, तो आप लोग इनके बारे में याद भी रखिएगा, जहां जहां पर ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है, ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसी के साथ में चाहू डांस बंगाल का देखने को मिलेगा। कालबेल, यहाँ पर बात की जा रही है कालबेला, ये एक फोक यानी कि लोकल डांस और सॉन्ग है यहाँ पर राजस्थान के अंदर में, तो राजस्थान से आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात की जा रही तो ये है मुदियत्तू, तो ये रिचुअल थिएटर है यहाँ पर, इसी के साथ में डांस ड्रामा भी है केरला के अंदर में, तो ये देखने को मिलेगा। तो 7 तो ये हो गए। 8वें नंबर पर बुद्धिस्ट जो चैंटिंग है ये लद्दाख के अंदर, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिले हिमालयन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर संकीर्तन, ये रिचुअल सिंगिंग आप लोग को देखने को मिलेगी मणिपुर के अंदर में, ठीक है, तो संदेश एक तरीके से संकीर्तन, एक तरीके से आप लोग कि एक कीर्तन वगैरह करवाते हैं, तो वही यहाँ पर तो संकीर्तन की बात की जा रही है। ट्रेडिशनल जो ब्रासेस होते हैं और कॉपर के जो क्राफ्ट्स होते हैं, यूटेंसिल्स जो बर्तन वगैरह होते हैं, ये आप लोग को देखने को मिलेंगे कहां पर, नॉर्मली पंजाब के अंदर में। इसी के साथ में नवरोज होता है, योगा होता है, और कुंभ का मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली कुंभ का मेला इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इनको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज और निकल के आ रही है, ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी की साइड से। अभी हमारे देश में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको 100 साल पूरे हो गए, तो 1921 में वो बनाई गई थी, समझ रहे हैं आप लोग, 1921, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा भी इस कमेटी का यूज किया गया है हमारे देश में बेसिकली चीजों को करने के लिए। उस टाइम पर अंग्रेजों ने भी यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर के लिए 2 कमेटी और देखने को मिलेगी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक जो अंडरटेकिंग होती है। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है इनको तो पावर कहां से मिलती है, तो आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज है उससे निकल कर आता है, और आर्टिकल 118 तो पार्लियामेंट्री ऑथोरिटी जो होती है रूल बना सकती है यहाँ पर प्रोसीजर कैसे कंडक्ट कराना है इनका बिजनेस। तो 1921 में यहां पर जब ये फर्स्ट टाइम मेंशन की गई, तो किसके तहत मेंशन किया गया, याद रखेगा, ये था यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चार्ल्स फॉर्म रिपोर्ट भी आप लोग बोलते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कहां से निकालकर लाई गई थी, तो मॉन्टेग्यू चार्ल्स फॉर्म रिपोर्ट से निकालकर लाई गई थी।
तो ये आज की डेट में लोकसभा का जो प्रोसीजर रूल होता है जो 308 उससे यहां पर इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, पर लेकिन अपोजिशन से निकल कर आएगा, ये याद रखेगा। इसी के साथ में मेंबर कितने होंगे, टोटल मिलाकर 22 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से, और ओनली 1 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। तो दोनों से मिलकर काम करती है। पर्पज यही है कि यहाँ पर अगर कोई मिनिस्ट्री जो है फालतू में खर्चा कर रही है तो उसको रोका जाए, उनको बुलाया भाई साहब तुम्हारा ही पैसा है, फालतू में नहीं उड़ाना है, तो उसको ढंग से खर्च किया जाए, जनता का पैसा है उसको देखा जाए। और अगर उसको देखने के लिए कौन आता है, तो आता है यहाँ पर कैग। तो फिर कैग यहाँ पर इन सब चीजों को टैकल करता है कि किसने कैसे पैसा खर्च किया। तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जब आप लोग देखेंगे तो संविधान के अंदर आर्टिकल 148 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली इन चीजों को देखता है और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन क्या कर रहा है उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू सच पब्लिक, अगर अंडरटेकिंग के बारे में बात करें तो कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जामाइन करती है। ये सारे जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं इसके द्वारा यहाँ पर एग्जामाइन किए जाते हैं ताकि पैसा जनता का कहां जा रहा है उसको चेक किया जा सके। आखिर ये कमेटी बनाते क्यों हैं, क्या क्या चीजें सारी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये रीजन ये रहता है कि ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन न पड़े। भाई साहब ये लेक्चर और देख लेना इसके ऊपर में, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की गई है। ये ओनली 15 मिनट का लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर आप लोगों की आत्मा को तृप्त कर देगा अगर इस लेक्चर को आप लोग देखोगे। इतने डिटेल में मैंने सारी चीजें यहाँ पर कवर की है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा इस लेक्चर को देखने के बाद में। काफी अच्छे से, काफी डिटेल में, काफी प्यार से सारी चीजें यहाँ पर कवर की गई है। ठीक है, तो क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्टेंट मोटिवेशनल कोड देखी, 3 इंपोर्टेंट डे देखे यहाँ पर, सोइल फॉर्मेशन के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, और इसी के साथ में वॉलेंट्री डे के बारे में बात की। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात की, इनकी मिलिट्री जो है उसके बारे में बात की, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैप बेस कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और इसी के साथ में सार्क और बिम्स्टेक के बारे में भी हम लोगों ने जाना। पाइका जो रिबेलियन विद्रोह है उसके बारे में काफी डिटेल में कल्चर के साथ में मैंने सारी बातें बताई, और इसी के साथ में हम लोगों ने कुछ और ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीजें वो समझी। त्रिपुरा के बारे में कई सारी बातें जानी, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखा, ग्रेटर जो त्रिपुरा लैंड बनाने की बात की जा रही है वो सारी बातें हम लोगों ने समझी, और जो 6th शेड्यूल के अंदर क्या चीजें यहाँ पर बनाएगी वो समझा, और भी कुछ लोकल एरिया की चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ नेक्स्ट हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बातें की है, तो ये आप लोग जरूर जाकर देखना, इंपॉर्टेंट है लेक्चर, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। इसी के साथ में हम लोगों ने कल्चर के बारे में बात की, तो इंटेंजिबल टेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट कौन कौन सी है और किस किस को यहाँ पर दर्जा मिला है, तो सारी बातें हम लोगों ने जानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है आप लोगों के सामने क्विज, थीम बतानी है दोनों डे की। 13th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, इंडिया और किसकी कंट्री के बीच में, यहाँ पर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों, इनके बारे में बताना आप लोगों को। पाइका विद्रोह के बारे में बताइए, यहाँ पर ये बेसिकली कब आप लोगों को देखने को मिला था, पाइका का मतलब होता है, कौन सा आर्टिकल क्या होता है ये बताइए जिसके तहत हम लोग राज्य बना सकते हैं। बाकी KSVY क्या है यहाँ पर ये, और TTADC क्या है ये आप लोग को बताना है। फीडबैक जरूर दिया करो यार लेक्चर देखने के बाद में, अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, अगर लगता है कि अच्छा लेक्चर नहीं है तो डिसलाइक तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अब डिसलाइक का बटन हट गया है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पर लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो लेक्चर को। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि ये अच्छी चीजें हैं दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आप लोग दूसरों तक भी इनको पहुंचा सकते हो। नेवी डे के बारे में बात की थी, तो थीम बतानी थी। नेवी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है किसकी उपलक्ष्य में, तो वो भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सी कंट्री के द्वारा अभी यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ को रिमूव कर दिया गया एज ए उसका हेड, ये बताना था। इसी के साथ में अर्जेंटीना और कौन कौन सी कंट्री ट्रायंगल बनाती थी लिथियम के लिए, ये बताना था। लिथियम डिपॉजिट इंडिया में कहां पाया जाता है ये बताना था। डीप ओशन मिशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताया था मैंने काफी डिटेल में। सीबीआई के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में बात की थी, कौन कौन सी कमेटी इसको अपॉइंट करती है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इंडियन नेवी के बारे में बात की थी, कॉम्बैक्ट, रेडी, क्रेडिबल और कोहेसिव, यानी कि युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और एकजुट। इसी के साथ में स्वर्णिम विजय वर्ष की बात की जा रही है 1971 से लेके 19 अभी जो हम लोग 2021 में खड़े हैं, क्योंकि इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। बारबाडोस है वो पर्टिकुलर एरिया जहां से क्वीन एलिजाबेथ को हटा दिया गया, 400 साल तक इसने इसके ऊपर रूल किया है। लिथियम की जो ट्रायंगल बनाता है वो है अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये याद रखेगा। साउथ कर्नाटका के अंदर है यहाँ पर मांडिया, जहां से आज के डेट में लिथियम का रिजर्व पाया गया हमारे देश में। डीप ओशन मिशन ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंडर में आता है सीबीआई, और अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, उसके लिए सॉरी, डिटेल में चीजें पढ़ानी इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अपने लिए आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह यूज नहीं करना है। मॉर्निंग में सुबह तैयार हो जाना 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे मिल जाना मॉर्निंग में। मिलता हूं मॉर्निंग के लेक्चर में, अच्छे से एंजॉय करना। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।